गाइस आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों अगर आप क्लास 10th या 12th का सिलेबस देखें और हम वहाँ अगर इलेक्ट्रिसिटी को अर्थात विद्युत को समझना चाहते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक चार्ज को समझना बहुत ज़रूरी है। सो बच्चों अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को समझना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक चार्ज जरूर समझना होगा, और इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर आप नहीं समझ पाएँ तो इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रिक चार्ज आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए टिल वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। सो गाइस अगर हम बात करें व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश क्या है, वैद्युत आवेश क्या है। बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज भी कहते हैं। सो अगर आपको कहीं पर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज भी लिखा मिल जाए तो आपको उसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही बातें, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक चार्ज को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा केमिस्ट्री की तरफ ले जाऊंगा। गाइस आप सबको पता होगा कि कोई भी एटम जो है वो बना होता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से, जिसमें से न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब गाइस न्यूट्रॉन्स के ऊपर अगर कोई चार्ज नहीं होता है तो हमें बात करनी होगी किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के बारे में। तो गाइस अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बात करें तो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, बच्चों देखिएगा जरा सा ध्यान से। तो अगर मैं ड्रॉ करूँ इन दोनों को, देखिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, गाइस मैंने दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना दिए हैं। इसके नीचे मैं बना दे रहा हूँ प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स, और उसके नीचे बना दे रहा हूँ एक इलेक्ट्रॉन और एक बना दे रहा हूँ प्रोटॉन। अब गाइस अगर आप इन तीनों की प्रॉपर्टी को समझें, अगर इन तीनों की प्रॉपर्टीज को आप बहुत ध्यान से समझें तो ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दूर हटाते हैं, ये प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को दूर हटाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्स कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर हटा रहे हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन भी एक दूसरे को दूर हटा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को पास ला रहे हैं। सो बच्चों इनके बीच में जो दूर ले जाने वाला फोर्स है या जो पास लाने वाला फोर्स है, इस फोर्स को बच्चों कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया कहां से, इन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इन प्रोटॉन प्रोटॉन्स के बीच में, और इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां से आया। सो गाइस ये स्टडी किया गया है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रोवाइड कराते हैं वो इनका एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैसी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे आप जानते हैं कि मेटल्स जो होती हैं वो हार्ड होती हैं, सोनरस होती हैं, डक्टाइल होती हैं, मेलेबल होती हैं, ये पढ़ा। कोई भी मास होता है किसी ऑब्जेक्ट में तो उसमें डेंसिटी होती है, उसमें वॉल्यूम होता है, वो एरिया कवर अप करती है। उसी तरह से ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच में आया है वो इनकी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और उस फंडामेंटल प्रॉपर्टी को बच्चों कहा जाता है चार्ज। उस फंडामेंटल प्रॉपर्टी को कहा जाता है चार्ज। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे आप चार्ज समझाने जा रहे थे और आपने कहा कि ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी, अब बता तो दीजिए चार्ज क्या है। सो गाइस जो बहुत सारी ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट में मास है, ये मार्कर पेन है बच्चों, इसमें कुछ वजन है, कुछ मास है। सो मास क्या है, द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान है, इसमें वजन है तो हम कहेंगे द्रव्यमान है। वैसे ही ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं ये लोग, क्यों, क्योंकि इन पर क्या है, चार्ज है। जैसे कि अगर आप देखें कि दो अगर मास बॉडीज हों, ये 9th का टॉपिक आपने पढ़ा होगा, 11th में भी है, कि दो मास बॉडीज जिनके मास m1 m2 हैं और उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है F = G m1 m2/r² से निकाला जाता है। उसी तरह से अगर हम इनकी बात करें, इन चार्ज पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स लगेगा, तो वो होगा बच्चों कूलॉम्स लॉ से। F = क्या होता है 1/4πε0, और क्या हो जाएगा Q1 Q2/r², जहां Q1 Q2 क्या है, Q1 Q2 ये हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं या ये दोनों हो सकते हैं, और R क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो हम इनके बीच लगने वाले चार्ज को, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट तो कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है।
ये तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते हैं कि इनके पर ये चार्ज है क्यों, क्योंकि ये इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और एग्जैक्टली बहुत सारी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को आपको एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता है, जैसे हम मास को नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं। अब बच्चों जब हम मास के बारे में, चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, मास और चार्ज के बारे में, तो बेसिकली आपको समझ लेना चाहिए कि चार्ज जो भी चार्ज होता है, बहुत सारी जगहों पे आपको पढ़ने को मिलेगा कि हम देखते हैं कि ये जैसे स्केल है हमारे पास, ये स्केल, इसको आप रगड़ दीजिए ऐसे बालों में खूब कस के, और फिर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को आप दिखाइए, छोटे छोटे कागज के टुकड़े, तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। बचपन में आपने भी खेला होगा छोटी क्लासेस में खेल। लेकिन बच्चों ये बहुत ही बेसिक सी बात है, अट्रैक्ट करते हैं। हमें बात करनी है थोड़ा सा बड़े लेवल की। तो चार्ज बच्चों जो होता है उसको हम लोग क्यू से डिफाइन करते हैं, क्यू से डिफाइन करते हैं, और उनकी यूनिट क्या होती है, कूलॉम, कूलॉम होती है। और इसके अलावा ये बच्चों जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मीन्स चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि मेरे से आपकी तरफ ही जा रहा होगा। अगर कोई मेरे पीछे भी बैठा होगा ना वो भी लेक्चर सुन रहा होगा, ये भी स्केलर है। तो इस तरह से चार्ज भी जो है ना वो बच्चों आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो चार्ज के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे कि चार्ज जो है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक चार्ज एक इंट्रिंसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। एक्चुअल में चार्ज क्या है, जिसकी वजह से पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उनके बीच जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगता है, उस अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस वजह से आया है, क्योंकि ये कैसे पार्टिकल है बच्चों, चार्ज पार्टिकल हैं। अब आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। यहाँ पर देखें तो हम ये मास पार्टिकल हैं, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप कहेंगे फिर इनमें दोनों में डिफरेंस कहाँ से आया। बच्चों देखिए जब दो मास बॉडीज के बीच में लग रहा होता है फोर्स तो वो ऑलवेज अट्रैक्शन फोर्स होता है। लेकिन जब चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सन फोर्स भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करें, दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और एक दूसरे को रिपल्स भी कर सकते हैं। दैट मीन्स एक दूसरे से दूर भी हटा सकते हैं। तो 2 मिनट के लिए मुझे लगता है कि हमें समझ लेना चाहिए कि बेसिकली मास और चार्ज में डिफरेंस क्या है। तो चलिए समझते हैं बच्चों। मैं एक तरफ लिख दे रहा हूं चार्ज और एक तरफ लिख दे रहा हूं मास। एक तरफ मैं लिख दे रहा हूं मास और एक तरफ लिख दे रहा हूं चार्ज। ठीक है, देखिए चार्ज जो है ना बच्चों दोनों टाइप का हो सकता है। दैट मीन्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन ये तो कभी नहीं पढ़ा होगा कि ये हमारा मार्कर -5 ग्राम का है, तो मास हरदम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर किसी में मास है और एक दूसरी बॉडी है उसमें भी मास है तो वो अट्रैक्ट ही करेंगे, वो हरदम अट्रैक्ट ही करेंगे एक दूसरे को अपनी तरफ। लेकिन अगर वो चार्ज पार्टिकल हैं तो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपल्स भी कर सकते हैं। एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, एक दूसरे को अपने से दूर भी हटा सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगर आपने ये चूंकि 12th स्टैंडर्ड का बात है इसलिए 10th स्टैंडर्ड के बच्चे भी अगर वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से सुनेंगे कि अगर कोई चार्ज मूव करना शुरू कर दे, चलना शुरू कर दे, मास भी चलता, देखिए मैंने चलना शुरू कर दिया। अगर मैं इलेक्ट्रॉन होता, अगर मैं प्रोटॉन होता तो देखिए क्या होता, m इज इक्वल टू m0 √1 - v²/c²। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या माना, उनका ये मानना था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको खैर वेरीफाई किया था कि जब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है, चलता है, जैसे बीटा पार्टिकल्स के बारे में, अल्फा पार्टिकल रेडियो एक्टिविटी में बताया गया है। तो देखिए यहां पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट बहुत कम हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपैरिजन में किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है ना बहुत कम होती है। तो ये बच्चों ये जो कम है, ये कम है, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। वेलोसिटी जितनी कम होती जाएगी इसकी वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी। उस कंडीशन में ये बच्चों आपका रेस्ट मास है। रेस्ट मास मतलब क्या होता है, जब बॉडी चल नहीं रही है, रुकी हुई है, रेस्ट मास है। और ये जब चार्ज चलने लगेगा तब उसका मास है। लेकिन अगर मान लीजिए वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाए,
वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसकी वैल्यू v/c की उतनी ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि अंश बटे हर में अंश जितना बड़ा होगा आंसर उतना बड़ा आएगा। 10 को 2 से डिवाइड करोगे बहुत बड़ा आएगा, और 1 को 10 से डिवाइड करोगे बहुत छोटा आएगा। तो ये जितना छोटा होता जाएगा उतना ज़्यादा दोनों इक्वल होते जाएंगे, और वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी v की, ये वैल्यू उतनी बड़ी होती जाएगी, ये वैल्यू बड़ी होती जाएगी, v बड़ी और ये c छोटी। तो डिवाइड करने पे 1 से जो है ना वो, वैसे आप रिलेटिविटी थ्योरी को पढ़ें तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सनलाइट की स्पीड से नहीं चल सकता है, ठीक है ना। बीटा पार्टिकल की वेलोसिटी लगभग 10⁻7 तक पहुंच जाती है। तो अगर उतनी पहुंच जाए, क्योंकि वो लगभग 99% ऑफ द लाइट वेलोसिटी चलते हैं बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल तो सनलाइट की स्पीड से चलते हैं, क्योंकि गामा पार्टिकल जो है वो रेडिएशन में जो होता है आपका विकिरण जिसको हम बोलते हैं, रेडिएशन पढ़े होंगे आप सभी। रेडिएशन तो एक जनरल वर्ड है। अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स में गामा पार्टिकल्स तो लगभग एकदम स्पीड की लाइट से चलते हैं। तो अगर यहाँ पे 10⁻7 के लगभग हो गया या 10⁸ हो गया, तो 1 में कुछ माइनस करेंगे, कुछ वैल्यू निकल के आएगी। तो 1 से तो ये जो है ना वो 0 नहीं होगा, मतलब 1 नहीं होगा, कुछ और होगा। 1 से ये अंडर लेंगे, 1 अगर 1 आ जाएगा आपका, अगर 1 आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको करके दिखा दूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन बना रहेगा। अगर देखें ये दोनों v और c दोनों 10⁸ हो जाए, दोनों अगर 1 हो, ये दोनों एक हो जाए, इक्वल हो जाए, तब तो 10⁸/10⁸ कैंसिल हो गया, 0 हो गया, 1 बचेगा, √1 का मतलब 1, दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर ये छोटा हो गया, 10⁻, मान लो 5 हो गया या 6 हो गया, तो इसकी वैल्यू जो है ना वो 1 से कुछ छोटी आएगी, और जब 1 से कुछ छोटी आएगी तो m की वैल्यू m0 से ज़्यादा हो जाएगी। कुल मिला के अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो इसको ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए आप स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्पीड चल रहे हैं, तब तो दोनों की बॉडी के वेट जो हैं लगभग एक रहेंगे, मूविंग और रेस्ट में। लेकिन अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम है तो फिर उस कंडीशन में आपको मूविंग मास जो है ना वो ज़्यादा मिलेगा, मतलब दौड़ते समय स्पीड बढ़ जाती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पर रेस्ट में भी वैसा ही मास होता है और आपका मूविंग में भी मास वैसा ही होता है। इसको आप बोल सकते हैं कि ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है हमारे मास की, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद कुछ चार्ज की 1-2 प्रॉपर्टीज मैं आपको और बताना चाहूँगा, जरा ध्यान सुनिएगा। पहला पॉइंट सुनिएगा कि चार्ज जो है ना उसको ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसको बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। कहाँ पढ़ा है आपने ये कंजर्वेशन ऑफ मास? द्रव्य की अविनाशिता का नियम है ना, फर्स्ट लॉ है आपका। द्रव्य को ना तो उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हैं। गैस बहुत सारा पसीना आ रहा है, लेकिन मैंने पंखा नहीं ऑन किया जिससे आपको अच्छी सी वॉइस आए और आपको लगता है कि मैं आपके लिए ठीक मेहनत कर रहा हूँ, कुछ आपको समझा पा रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। अगर चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पहले से व्यूवर्स हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब चार्ज को ना तो आप प्रोड्यूस कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे बताया गया था कि मास को ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, ये है कि आप उसके फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है अकॉर्डिंग टू E = mc², अल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी। वैसे चार्ज को बदला जा सकता है, कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही जनरेट कर सकते हैं। अब दूसरी बात, अगर आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेट ये भी कंजर्वेशन ही एक तरह का मानिए आप इसको। देखिए अगर मान लीजिए कोई आपके पास आइसोलेशन है तो फिर टोटल चार्ज जो है वो कांस्टेंट बना रहता है। ध्यान दीजिएगा, टोटल चार्ज रिमेन्स सेम। इसको समझिएगा एग्जांपल से कि अगर मेरे पास एक कंटेनर है, यहाँ पे एक कंटेनर यहाँ पर भी है, ठीक है, इसमें भी मैंने 5 पार्टिकल भर दिए, यहाँ पर भी 5 पार्टिकल भर दिए मैंने ठास के। ये 1 कूलाम का है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, 5 का है, -4 कर दिए। चलिए यहाँ पर एक हो गया 3 का, एक हो गया 2 का, एक हो गया 1 का, एक हो गया -1 का। अभी हमको नहीं पता ये वाला चार्ज कितने का है, तो हमने मान लिया कितने का है, Q कॉलम का है। तो इस पे टोटल कितना चार्ज आया, 3 + 2 + 1 + 5 -4। यहाँ कितना आएगा,
3 + 2 + 1 - 1 प्लस की छोटे बच्चों वाली बात। 3 2 5 1 6 6 में 6 5 11 और 11 में 4 के कितना बचा 7। यहाँ कितना हो गया 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, ये तो कट गया ना 5 आ गया, क्यू आ गया ये। अब क्यू को इधर ले आते हैं और 7 को उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा q = 5 - 7, q = कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाली बॉडी पे कितना चार्ज होगा पार्टिकल पे -2 कूलॉम। मींस एक आइसोलेटेड सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम अगर आप ले लें तो उस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो आपका टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट बना रहता है। दैट मीन्स चार्ज की वैल्यू बढ़ती और घटती नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए जो चार्ज का ट्रांसफर होता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो चार्ज का ट्रांसफर होता है वो इंटीग्रल में होता है, मतलब होल प्रोडक्ट में होता है। जैसे कि आप ऐसे इमेजिन करिए कि 1 2 3 4 पौने 4 सवा 3 ढाई, ऐसे चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो सकता। जब भी होगा भाई आप सोचो आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे तभी चार्ज ट्रांसफर होगा या प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, तो 1.5 प्रोटॉन और 2.5 प्रोटॉन को तो ट्रांसफर कर नहीं पाएंगे कि 2.25 प्रोटॉन दे दिए, ठीक है ना। तो प्रोटॉन का ट्रांसफर एकदम हरदम जो होगा वो इक्वल नंबर्स होंगे, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। आपके निगेटिव सिंबल ही केवल ये डिसाइड करता है कि पॉजिटिव और निगेटिव है। तो जब भी आपका ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का प्रोटॉन्स का वो होल नंबर्स में होगा, 2.5 पौने 3 वाला सिस्टम नहीं बनाएंगे। मीन्स अगर किसी को चार्ज दिया जा रहा है तो चूंकि सबसे फंडामेंटल जो चार्ज है वो 1.6 × 10⁻⁻19 और 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज होता है। चूंकि इनको पॉजिटिव और निगेटिव एज्यूम किया गया है इसलिए हम लोग आगे माइनस लगा देते हैं। बाकी मैग्नीट्यूड आप देखें दोनों का इक्वल है, 1.6 × 10⁻⁻19। मैंने पॉइंट के डेसिमल में सिर्फ एक ही डिजिट लिखी, आगे हमने नहीं लिखा है। तो किसी को N इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं, किसी को 2 Ne, किसी को 3 Ne, ऐसे दे सकते हैं ना। किसी को आप 5/2 Ne इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। जहां N आप हटा भी दो तो भी चलेगा, N फॉर आप होल नंबर, पॉइंट में नहीं लेंगे आप इसको, ठीक है ना। मतलब किसी को 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे दे सकते हो आप। किसी को मतलब 1.5 और 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला भी बनाया गया है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q = Ne। किसी को कितना चार्ज दिया जा सकता है, Q = Ne। N क्या है आपके होल नंबर है। तो किसी को अगर आप चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं तो चार्ज जब भी ट्रांसफर होगा वो कैसे ट्रांसफर होगा, होल नंबर्स में होगा, 1.5 2.5 और पौने 3 वाला सिस्टम नहीं बनेगा। अब इसको हम क्या करते हैं कि एग्जांपल समझ लेते हैं कि हमने क्या करा कि एक बॉडी को हम एज्यूम करते हैं कि हमने चार्ज दे दिया 1.6 × 10⁻⁻36। अब अगर ये पूछा जाए कि क्या किसी बॉडी को इतना चार्ज दिया जा सकता है, बात समझिएगा, कि क्या किसी को इतना चार्ज दिया जा सकता है जितना चार्ज हमने यहाँ बोर्ड में लिखा है, इतना चार्ज दिया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। अगर आप Q = Ne लगाएं तो आपने कितना चार्ज दिया, 1.6 × 10⁻⁻36, ठीक है। थोड़ा छोटा कर दें नंबर, 36 से 18 कर दें, इसको बात वही है। N इलेक्ट्रॉन की वैल्यू चार्ज अभी बताया 1.6 × 10⁻⁻, कितना हो गया, -19 हो गया। ये इधर मल्टीप्लाई नहीं, इधर आएगा डिवाइड, 1.6 × 10⁻⁻18 1.6 × 10⁻⁻19 = N। 1.6 कैंसिल हो गए, 10⁻⁻18 और +19 = N। इन दोनों को माइनस करेंगे तो N = कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, 10 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो डोनेट किए गए वो कितने हो सकते हैं, 10। इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि किसी को इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर दिए गए चार्ज को ट्रांसफर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर होल नंबर आ रहा है तो ट्रांसफर हो सकता है, और अगर होल नंबर नहीं आ रहा, मान लीजिए यहाँ पे आ जाता 9/2 आ जाता, तो इसका मतलब हम वहाँ पे क्या जवाब देते कि नहीं, इतने चार्ज का ट्रांसफर किया जाना पॉसिबल नहीं है। सो गाइज जो कंक्लूजन हमारा निकल के आया, चार्ज क्या है, तो चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसको एग्जैक्टली डिफाइन करना या एक्सप्लोर करना पॉसिबल नहीं है।
चार्ज बॉडीज जो होती हैं, जिन बॉडीज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होता है उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी की वजह से। उस फंडामेंटल प्रॉपर्टी को क्या कहा गया? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दो बॉडीज के बीच में लगता है वो कूलॉम्स लॉ से फाइंड आउट किया जाता है, F = Q1 Q2 r स्क्वायर से। किसी को चार्ज का ट्रांसफर, सबसे छोटा पार्ट अभी लिखा था मैंने कि सबसे छोटा जो चार्ज पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंट है वो इलेक्ट्रॉन है। बाकी पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, मीसॉन और भी छोटे पार्टिकल हैं, लेकिन अभी वो इंडिपेंडेंट नहीं है। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा इंडिपेंडेंट पार्टिकल अभी तक माना गया जिस पर चार्ज आपके सामने लिखा हुआ है। किसी को कितना चार्ज ट्रांसफर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इस न्यूमेरिक से हम समझ सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा पहला वीडियो था। अभी इस सीरीज़ में और बहुत सारे वीडियो आएंगे, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। अगर नहीं भी कुछ कमी भी लग रही है तो आप हमें वो भी बताइए। आपका अपना चैनल है, आपका सजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसा लगा आपके कमेंट के इंतजार में। आपका एजुकेशनल चैनल एजुकेट एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।